हेलो बच्चों, मैं प्रदीप कुमार मां शारदीप पाउटा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम इस प्लेटफॉर्म पर 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के जितने जो चैप्टर हमें दिए गए हैं या जो हमारे नीट सीयूटी या जेट के एग्जाम में आने वाले हैं, उन चैप्टर से संबंधित एमसीक्यूज हैं, उनकी सीरीज हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म से शुरू करने वाले थे और जिसको हम कर चुके हैं। इसके काफ़ी सारे वीडियो हैं, हम पहले डाल चुके हैं। इसी सीरीज में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी का फिलहाल का जो सिलेबस है का पहला चैप्टर है, पुराने वाला जो सिलेबस है जिसमें से जिसमें सभी लेसन थे, उसका दूसरा लेसन जिसका नाम है पादपों में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इस चैप्टर से संबंधित हम जो एमसीक्यू जो उनको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, मैंने कहा था कि हम सबसे पहले इसमें शुरू करेंगे जो लेसन 2 है। इसमें जो शुरू करने वाले थे वो था हमारे पास पुष्प, उसके बाद में पुंकेसर है, परागकण है। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करने वाले थे। हम इस सीरीज में इस वाले लेसन का इन टॉपिक्स का एक पार्ट हम पहले डाल चुके हैं। अब हम दूसरा पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में देखते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है, लेसन नंबर 2। पुरानी वाली एनसीईआरटी का इसमें कवर करने वाले हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और हाल फिलहाल फिलहाल जो हमारे पास एनसीईआरटी चल रही है उसका लेसन नंबर 1 है। तो हमारे पास में जो नीट का या जेट का या सीयूटी का जो सिलेबस उसमें पुराना वाला ही सिलेबस डाल रखा है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ये सीरीज है इसको लेके चल रहे हैं। देखते हैं। मैंने कहा था कि इन सभी टॉपिक से संबंधित यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, स्टामेन है, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलिन ग्रेन, मेल गेमेटोफाइट, इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस है उनका एक पार्ट हम डाल चुके हैं। उसी सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। तो इससे पहले हम 15 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उससे आगे की जो सीरीज है हम उसको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कहा था कि बच्चों हमसे जुड़े रहिए और यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसको आसानी से पढ़ते रहिए, ये आपके काम आने वाला है, फायदेमंद होने वाला है। देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि एंजियोस्पर्म में यानी कि आवृत बीजी पादपों में, या हम कहें कि पुष्पी पादपों में, नर युग्मक नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं। हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। मैंने कहा था हमें नर युग्मक बनाना है। मैंने कहा नर युग्मक भी जो होता है जिसे हम परागकण कहते हैं, परागकण में नर युग्मकों की संख्या 2 होती है। नर युग्मक का निर्माण होता किससे है, हम सीधा इसी पे आ जाते हैं। एक बार देखते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास में जो परागकण है, हमारे पास में जो परागकण होता है इसी को हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। अगर परागकण को हम नर युग्मकोद्भिद कह रहे हैं तो फिर इसकी एक बार स्थिति देख लेते हैं। बच्चों, परिपक्व हमारे पास में जो परागकण जो होता है, इस परागकण के अंदर हमें 2 छोटी कोशिकाएं और एक बड़े आकार की कोशिका देखने को मिलती है। और दोनों जो छोटी कोशिकाएं होती है इस बड़े आकार की कोशिका के अंदर पड़ी रहती है। हमने कहा था कि ये कोशिका है, ये हमारे पास में कहलाएगी कायी कोशिका। ये परागकण के अंदर जो 3 कोशिका अवस्था का होता है उसमें ये होता कायी कोशिका। और ये दोनों जो होते हैं ये कहलाते हैं नर युग्मक। और इन दोनों नर युग्मकों का जिनकी संख्या 2 है, इन दोनों नर युग्मकों का निर्माण जिस कोशिका से होता है उस कोशिका का नाम था हमारे पास में जनन कोशिका। क्या का नाम क्या था हमारे पास में, जनन कोशिका। हमने कहा भी था, हमने कहा था कि ये लघु बीजाणु है। जब लघु बीजाणु है, जब ये पहला समसूत्री विभाजन करता है तो एक छोटे आकार की कोशिका बनाता है, एक बड़े आकार की कोशिका रह जाती है। छोटे आकार की कोशिका को हम क्या कहते हैं, जनन कोशिका। और बड़े आकार की जो कोशिका है उसे हम कहते हैं कायी कोशिका। इसे कहते हैं कायी कोशिका। अब यहाँ केवल जनन कोशिका है, ये दूसरे समसूत्री विभाजन में जाती है। ये माइटोसिस सेकंड में जाती है और जनन कोशिका विभाजन करके 2 नर युग्मक बना देती है। तो हम एक साथ देखें नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं, तो हमारे पास किसके विभाजन से बनेंगे, जनन कोशिका के विभाजन से। बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। आवर्त बीजी पादपों में नर युग्मक बनाते हैं। आवर्त बीजी पादपों में नर युग्मक बनाते हैं। पादपों में नर युग्मक बनाते हैं।
नहीं, ये सवाल कुछ आवर्त बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद है ये है नर युग्मकोद्भिद। भाई ये हमारी पीपीटी बनाने वाली टीम है, ये उसकी तरफ से गलती है थोड़ी सी, तो इसको हम देखते हैं। आवर्त बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। यानी कि आवर्त बीजी पादपों में जो नर युग्मकोद जो बनाते हैं, तो वो नर युग्मकोद्भिद जो हमारे पास है वो यहाँ क्या बना के देते हैं हमें, यानी कि वो जो बनता है तो उसमें कौन कौन से घटक अपने को देखने को मिलते हैं। यदि एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद को देखा जाए, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर रहे थे, मैंने कहा था कि नर युग्मकोद्भिद है, इसमें अपने को एक काई कोशिका और दो नर युग्मक या जनन नर युग्मक देखने को मिलते हैं, या जिन्हें हम शुक्राणु भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें एक शुक्राणु और दो काई कोशिका नहीं, अभी हमने कहा यहाँ इस वाले में काई कोशिका जो है नर युग्मकोद्भिद में काई कोशिकाओं की संख्या तो एक होगी, और दूसरा जो नर युग्मक है या हम कहें उनकी संख्या दो होती है। तो इस आधार पे देखें तो हमारे पास में दो शुक्राणु, यानी कि ये तो हो गए नर युग्मक, और ये एक काई कोशिका हो गई नर युग्मक है, यानी हम क्या कह के जाएंगे भाई, ये शुक्राणु भी कहेंगे। तो ये रहा हमारे पास में, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम इन चीज़ों को डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम देखेंगे तो हमें आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये प्रक्रियाएं चलती कैसी। अगला है पराग कणों की एग्जाइन बनी होती है। ये क्या था, पराग कणों की एग्जाइन। एग्जाइन का मतलब हम पढ़ने वाले हैं कि इनकी बाह्य भित्ति किससे बनी होती है। हम परागकण की बात करते, मैंने परागकण की संरचना की बात की तो मैंने कहा था कि परागकण के अंदर सबसे भारी जो परत होती है जिसे एग्जाइन कहते हैं, जिसे बाह्य भित्ति भी कहा जाता है, बाह्य परत कहा जाता है, इसका निर्माण एपिटम परत से स्त्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ से होता है, जिसकी प्रकृति मैंने वसीय प्रकृति बताई थी। और हमारे पास वसीय प्रकृति का रासायनिक पदार्थ जो टेपिटम परत से स्त्रावित होता है, एक्साइन परत का निर्माण करता है, वो हमारे पास एक रासायनिक पदार्थ है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। और इसके बारे में ये भी कहा था कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इसका विघटन कर सके। ये एंजाइमेटिक क्रिया से क्या होता है, ये प्रतिरोधी होता है, एंजाइमेटिक क्रिया इस पे होती नहीं है। तो हमारे पास सीधा इसका जवाब आ जाएगा स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन है वो क्या करता है, वो एक्साइन परत बना के देता, इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है, एक बार देख लेते। अर्धसूत्री विभाजन हमें कहाँ देखने को मिलता है, इस बात की चर्चा कर लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ देखने को मिलता है, इस बात की हम चर्चा कर लेते हैं। देखो बेटा, हमने कहा था अर्धसूत्री विभाजन करने वाली कोशिकाएं हमारे पास होंगी, तो वो कोशिकाएं होती हैं मातृ कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन करने वाली कोशिकाएं कौन सी होंगी, मातृ कोशिका। अब ये मातृ कोशिका में क्या बना के देती हैं, तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं दो तरीके से हो सकती हैं। या तो ये कोशिकाएं होंगी युग्मक मातृ कोशिका, या फिर ये कोशिकाएं होती हैं बीजाणु मातृ कोशिका। अब यहाँ युग्मक मातृ कोशिकाएं वो युग्मक बना के देती हैं, और बीजाणु मातृ कोशिकाएं जो होती हैं, बीजाणु मातृ कोशिका वो हमें बना के देंगी बीजाणु। और मैंने कहा अर्धसूत्री विभाजन कर रही है तो बीजाणु जो है अगुणित, और यहाँ हमारे पास में युग्मक मातृ कोशिका ये हमें क्या बना के देंगे, ये हमें बना के देंगे युग्मक। और युग्मक भी कैसा, अब यह देख लेते युग्मक मातृ कोशिका और बीजाणु मातृ कोशिका में से कोई है क्या, तो हमारे पास यहाँ देख ले बीजाणु मातृ कोशिका सही बात है, ये बना के देती है, ये हमारे पास इसका वैसे आंसर आ ही जाएगा सीधा ही। फिर भी एक बार देखिए लघु बीजाणुओं में, नहीं लघु बीजाणु समसूत्री विभाजन करते हैं, और लघु बीजाणु के समसूत्री विभाजन करने से नर युग्मकोद्भिद बनता है। गुरु बीजाणुओं में दीर्घ बीजाणु गुरु बीजाणु है, ये मादा युग्मकोद्भिद बनाते हैं, ये भी समसूत्री विभाजन करते हैं। और टेपिटम परत की कोशिकाएं हैं, इनमें भी समसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन करने वाली कोशिकाएं हमारे पास में कौन होंगी, बीजाणु मातृ कोशिकाएं। ये याद रखना, जिस किसी कोशिका के साथ में अगर इस तरीके से युग्मक मातृ कोशिका बीजाणु मातृ कोशिका लगा है, तो मान के चलिएगा वो कौन सा विभाजन करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करती है। ये हो जाएगा इसका आंसर बीजाणु मातृ कोशिका। अगला है
एंजियोस्पर्म के लघु बीजाणु चतुष्क में व्यवस्थित चारों माइक्रोस्पोर के ऊपर एक परत होती है, किसके द्वारा बनी होती है? इस क्वेश्चन को हम पहले वाली सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, पहले वाले भाग में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने कहा था कि एंजियोस्पर्म बीजाणु को जो लघु बीजाणु चतुष्क जो होता है, तो इस तरीके से जो चार बीजाणु एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, मैंने कहा था कि इसकी बाहर लघु बीजाणु चतुष्क के बाहर जो भित्ति होती है, इस भित्ति को कवर किया जाता है कैलोज नाम के पदार्थ के द्वारा। और इस भित्ति का जब पाचन इसके द्वारा कर दिया जाएगा, जब कैलेज नाम के एंजाइम के द्वारा जब इसका पाचन कर दिया जाएगा, तो ये चारों जो बीजाणु हैं, ये चारों बीजाणु इस तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार से ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और चारों बीजाणु जो हैं दूर दूर हो जाते हैं। तो ये कैलेज एंजाइम के द्वारा कैलोज का विघटन होता, तो लघु बीजाणु चतुष्क के चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इन चारों की तरफ जो परत पाई जाती है वो कैलोज की पाई जाती है। तो वो जवाब कौन सा हो जाएगा हमारे पास में? कैलोज। इन क्वेश्चंस को हम पहले डिस्कस कर चुके, इसलिए ज्यादा लंबा जाएंगे नहीं। सेलुलोज है तो वो कोशिका की सामान्य भित्ति होती है। स्पोरोपोलिन जस्ट अभी हमने चर्चा की है। पैक्टोसेलुलोज वही कोशिका भित्ति है जिसमें पैक्टिन सेलुलोज दोनों पाई जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास में है, अगला प्रश्न है कि परागकण है। हमने कहा परागकण क्या होता है, तो परागकण की अगर बात की जाए तो परागकण हमारे पास में देखते हैं अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद नहीं होगा, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद ये जब परागकण का अंकुरण होगा तब जाके बनेगा। तो हम जो परागकण है इसको हम क्या कहते हैं? आंशिक रूप से परिपक्व नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ये मेल गैमेटोफाइट है जिसका आंशिक रूप से क्या होता है? वो परिपक्व होता है, आंशिक रूप से परिपक्व होता है। और जब पूर्ण रूप से परिपक्व होगा तो फिर उसमें अंकुरण हो जाता है, परागनाल का निर्माण होता है। तो इसका सीधा ही आंसर हमारे पास हो सकेगा आंशिक रूप से परिपक्व नर युग्मकोद्भिद, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। ये कहता है कि 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितने मियोटिक यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? ये कह रहा है कि कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। बात कर लेते हैं कितने परागकण चाहिए। ये कह रहा है 100 परागकण। भाई वैसे तो इसमें कोई सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद सीधा ही कर सकते हैं। परागकण हमारे पास में 100 है, तो 100 परागकण बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 100 लघु बीजाणु चाहिए। क्या चाहिए? 100 लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु जो है ये किससे बन रहे हैं? अर्धसूत्री विभाजन से। किससे बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन से। तो हमने पढ़ा है कि एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती हैं। सवाल ये है कि 100 लघु बीजाणु बने, तो सीधी सी बात है कि यहाँ हमारे पास में कितनी कोशिकाएं होनी चाहिए? 25 कोशिकाएं होनी चाहिए। और 25 कोशिकाएं हैं तो इसका मतलब ये है कि 25 हमारे पास में क्या होनी चाहिए? अर्धसूत्री विभाजन। क्योंकि 25 कोशिकाएं एक एक अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो 4 4 लघु बीजाणु बना के देंगे, तो 25 कोशिकाओं से 100 लघु बीजाणु बनेंगे, तो फिर हमारे पास में अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि 25 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। अगला है जनन संरचनाओं का कौन सा भाग एंजाइम और हार्मोन दोनों को ही उत्पन्न करता है? जनन संरचनाओं का कौन सा भाग एंजाइम और हार्मोन दोनों का ही स्त्रावण करता है? हमने कहा कि एंजाइम की बात करते हैं और हार्मोन्स की बात करते हैं, तो ये कौन सी परत है? आर्किगोनियम, मिडिल लेयर से टेपिटम, एंडोथीशियम। इनकी बात की जाए तो जनन संरचनाओं का ऐसा कौन सा भाग है जो एंजाइम भी स्त्रावित करता है और हार्मोन्स दोनों को उत्पन्न करता है? तो हमारे पास एक जो परत है, हम पहले भी इस परत को डिस्कस कर चुके हैं कि टेपिटम परत जो होती है वो एंजाइम को स्त्रावित करती है, ठीक है, हार्मोन्स को स्त्रावित करती है। तो ये हमारे पास रहेगा इसका आंसर टेपिटम परत। आर्किगोनियम नहीं, मिडिल लेयर्स भी नहीं करती है, डेड हो जाती है। एंडोथीशियम ये भित्ति का क्या करती है? लघु बीजाणुधानी भित्ति का प्रस्फुटन करती है। अगला स्पोरोपोलिन से संबंधित निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। स्पोरोपोलिन से संबंधित गलत कथन को चुनना है। इसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं। मैंने कहा था स्पोरोपोलिन जो होता है ये टेपिटम परत से स्रावित होता है, लघु बीजाणु के ऊपर जाके जमा होता है, परागकण का निर्माण करता है, परागकण की बाह्य भित्ति एक्साइन परत बनाता है। इस पे एंजाइम का कोई प्रभाव नहीं होता, तापमान है, अम्ल है, पीएच है, इन सब का कोई प्रभाव नहीं होता। ये लघु बीजाणु या हम कहें कि परागकण जो होता है परागकण को जीवाश्म बनने में मदद करता है। तो ये इसकी सारी विशेषताएं होती थी, देख लो। एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है, सही बात है। परागकण की बाह्य भित्ति एक्साइन परत होती है, स्पोरोपोलिन से बनी होती, तो ये सही है। गलत कथन का चुनाव करते बार देख लेंगे। स्पोरोपोलिन प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है, ये भी ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है स्पोरोपोलिन। एक्साइन में उपस्थित
एक्सैन में छिद्र उपस्थित होता है जिसे जनन छिद्र कहते हैं, वहां स्पोरोपोलिन पाया जाता है। नहीं भाई, वहां स्पोरोपोलिन पाया नहीं जाता है, वहां स्पोरोपोलिन पाया नहीं जाता। अगर परागकण की संरचना को देखा जाए तो हम ये बनाते हैं, ये परागकण की संरचना बनाते हैं। तो परागकण की संरचना में जब देखते हैं तो ये जो संरचना है इसे हम जनन छिद्र कहते हैं। ये क्या कहा जाता है? जनन छिद्र। और ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में स्पोरोपोलिन। तो स्पोरोपोलिन बाकी सब जगह तो जब जमा पाया जाता है, होता है, लेकिन इस जगह पे नहीं पाया जाता। यानी कि एग्जाइन में छिद्र उपस्थित होता है, इसे जनन छिद्र तो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अगला, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन को अपघटित कर सके। ये भी सही है क्योंकि अभी तक कोई मिला ही नहीं है। इसका जो आंसर होगा हमारे पास में, वो कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स। अगला है परागकण भित्ति में, भित्ति की सबसे भीतरी परत टेपिटम का क्या कार्य होता है? तो परागकण की यानी कि परागकोश भित्ति की सबसे भीतरी स्तर टेपिटम का क्या कार्य होता है? तो सबसे अंदर की जो परत टेपिटम है, इसका हमने लिखा था कि टेपिटम परत जो होती है ये लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। देख लेते हैं, स्फुटन करने का काम तो एंडोथीशियम परत का होता है। यांत्रिकी सारा प्रदान करना ये एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है, इन सब का काम होता है। सुरक्षात्मक परत के रूप में ये तीनों बाहर की जो परतें, तीनों सुरक्षात्मक परत के रूप में होती है। और पोषक परत के रूप में अगर कोई है तो पोषक परत के रूप में हमारे पास कौन होगी? टेपिटम। फिर इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो ये सब है, ये सब अन्य कोशिक अन्य परतों के कार्य हैं। पोषक परत के रूप में कार्य करना, पोषक का काम करना, ये टेपिटम का कार्य होता है। अगला, जनन छिद्र का क्या कार्य है? अभी हमने जिस जनन छिद्र को देखा था, जिसको पढ़ा था, तो ये रहा। जनन छिद्र का क्या काम है? तो जनन छिद्र का कार्य क्या है, एक बार देख लेते हैं। और जो एक्साइन परत के नीचे कोशिका भित्ति परत पाई जाती है जिसे हम इंटाइन कहते हैं। और जब परागकण का अंकुरण होता है तो इंटाइन परत जो होती है ये इस जनन छिद्र से बाहर निकलती है, वृद्धि करती है। और बाहर निकलती तो इसके साथ में नर युग्मक है वो बाहर आ जाते हैं। और जब बाहर निकलती है तो ये क्या बनाती है? परागनाल बनाती है। तो यानी कि परागनाल अगर बनेगा तो किससे बन के आएगा? वो जनन छिद्र से बन के आता है। हम देख सकते हैं एक बार। जनन छिद्र का क्या कार्य है? मूलांकुर का निकालना? नहीं, ये इसमें होता ही नहीं है। बीज अंकुरण हेतु जल का अवशोषण करना? ये बीज की बात ही नहीं कर रहे हम, परागकण की बात कर रहे हैं। पराग नलिका का प्रवर्तन करना? ये सही है, पराग नलिका को बना के देता है। और नर युग्मकों को बाहर आने देना? नर युग्मक तो तब बाहर आएंगे जब पराग नलिका बाहर आएगी। तो पराग नलिका को बनने दे, चलने देगा, तब उसमें पराग नलिका के अंदर नर युग्मक चल के आएंगे। तो इसका आंसर हमारे पास में हो जाएगा पराग नलिका का परिवर्तन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा। नर युग्मक है वो बाहर जरूर आते हैं लेकिन परागनाल की सहायता से आते हैं। तो वो परागनाल को बाहर आने नहीं देते हैं, वो तो परागनाल बनती है, परागनाल बनती है तब वो बाहर आते हैं। निम्न में से कौन सी परागकोश की भित्ति सब उसके प्रस्फुटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? निम्न में से कौन सी परागकोश की भित्ति उसके प्रस्फुटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? परागकोश की चार भित्तियां, भित्ति की चार परतें पढ़ी हमने। और परागकोश भित्ति की चार परतें हैं, तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिडम। और मैंने कहा था कि शुरू की जो बाहर की जो तीन परतें हैं वो तीनों परतें सुरक्षात्मक परत होती हैं। टेपिडम परत होती है, पोषक परत होती है। लेकिन बाहर की तीन परतों में से ये भी बताया था मैंने, मैंने कहा था कि अगर परागकोश भित्ति का कोई प्रस्फुटन करेगा तो वो एक ही परत हमारे पास में, और परत है एंडोथीशियम परत। तो परत कौन सी हो जाएगी? वो एंडोथीशियम परत। तो इसका जवाब होगा एंडोथीशियम। ये सिंपल से है, उसमें एक बार हम संरचना को पढ़ लें, चारों परतों के कार्य पढ़ लें, चारों को याद कर ले, तो सवाल है ट्रिकी सवाल होते हैं, सीधे ही आ जाते हैं। अगला, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद कितनी कोशिकाओं का बना होता है? परिपक्व नर युग्मकोद्भिद कितनी कोशिकाओं का बना होता है? तो देख लेते हैं। हमने कहा कि ये रहा हमारे पास में परागकण। परागकण जो होता है जब इसको देखा जाए, इसकी संरचना को देखा जाए, तो मैंने कहा था कि परागकण के अंदर जब ये परिपक्व होगा और ये अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद होता है, एक आंशिक रूप से परिपक्व होता है, तब भी हम इसमें देखते हैं तो इसमें ये पाई जाएंगी। ये हमारे पास में दो नर कोशिकाएं जिनको हम शुक्राणु भी कहते हैं, और एक बड़े आकार की काई कोशिका पाई जाती है जिसमें छोटी वाली दोनों कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस आधार पर तीन कोशिकाएं होती हैं। दो तो हमारे पास में होती है नर कोशिका, दो तो होती है नर कोशिका, और एक जो होती है वो बड़े आकार की होती है काई कोशिका। यहाँ पर क्या है? नर कोशिकाओं की संख्या दो और काई कोशिका की संख्या एक। तो यहाँ हमारे पास में टोटल तीन ही कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीन कोशिकाएं। अगले को देखते हैं। जनन छिद्र वही स्थान है जहां बाह्य चोल
जहां बाह्य चोल का मतलब है जहां एक्साइन परत क्या होती है, एब्सेंट, तभी तो जाकर के क्या बनता है भाई, जनन छिद्र बनता है। तो फिर यहाँ पर क्या होगी, एक्साइन होती वो अनुपस्थित होगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम इसको डिस्कस कर चुके पहले, इसलिए इस पे ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगला है, आवर्त बीजी पौधों में परागकण के मुक्त होते समय उपस्थित केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। हाँ, ये देखेंगे, आवर्त बीजी पौधों में परागकण के मुक्त होते समय उपस्थित केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। भाई ऐसी बात है कि हमारे पास में कई पादप प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें परागकण, जिनमें जब परागकण पराग कोश से बाहर आता है तो दो कोशिका वाला निकल के आता है। और हमारे पास में बहुत सारी स्पीसीज प्रजाति ऐसी होती हैं जिनमें यह तीन कोशिका वाली अवस्था में क्या होता है, वो बाहर निकल के आता है। ये तीन कोशिका वाला, तो यानी कि दो कोशिका वाली अवस्था में बाहर आता है और तीन कोशिका अवस्था में बाहर आता है। तो दो या तीन कोशिका अवस्था में ये बाहर आता है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। जो आज के 15 क्वेश्चन जल्दी इस वजह से करवा दिए क्योंकि हमने इससे संबंधित जितनी भी जो संरचनाएं थी वो पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, पहले वाले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। फिर डायग्राम पढ़ाया था, लंबा चौड़ा वीडियो चला गया था वो, तो उसमें इतना डिटेल में समझा दिया। तो उससे संबंधित अब जो अब के प्रश्न थे तो वो थोड़े सिंपल थे, वो आसान थे। इस वजह से इनको हमने थोड़ा जल्दी किया क्योंकि अब समय ज़्यादा खींचेंगे तो वो थोड़ा खींचेगा, इसलिए अपने को ज़्यादा नहीं खींचना है। इधर से मैं सोल्व करवा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप एक बार इनको देखिए, क्या ये क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो। मैं डिस्कस करूँ उससे पहले आप अपने मन में इनके आंसर उनको सोचिए। जब आप इनके आंसर सोचेंगे तो फिर मैं जवाब दूं उससे पहले आपको आ जाएंगे। और अगर आपने सही सोचा है और मैंने जब बताया तो आप उसके साथ मिलान करके देखिए कि आपने उसका आंसर सही दिया कि नहीं दिया। तो ये क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े करके यहाँ से हम पढ़ाते रहेंगे, कंटिन्यू इसको हम लाते रहेंगे। और आपकी तैयारी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, चाहते हैं कि आप अच्छी तैयारी करें, आपका अच्छा भविष्य बने और आप यूं ही मेहनत करते रहें। और इस प्रकार की जो सीरीज है उसको आप भी देखें और अपने जो दोस्त अपने जो साथी हैं आप उनके पास भी इसको शेयर करें, ताकि आप ही आप ही फायदा नहीं उठाएं, औरों को भी इसका फायदा मिले, तो आप उनके सहयोगी बन सकें, उनको उनका गोल अचीव करने में। आप उन अपने दोस्तों को भी इन वीडियोज को शेयर कीजिए, इस कंटेंट को शेयर कीजिए, चर्चा कीजिए, तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपको फायदा होगा, आपके दोस्तों को फायदा होगा। इसलिए आज की क्लास में इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।